लेसन के शुरू में हमने दो तरह की वेव समझी थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव बनती है सरफेस पर, या बनती है किसी स्ट्रिंग में, रस्सी में। एक रस्सी आपने दो सपोर्ट्स के बीच में आपने बांध ली, तो अब इसमें जो वेव्स बनेंगी वो ट्रांसवर्स वेव होगी। पानी के ऊपर लहरों का बनना ट्रांसवर्स वेव है। तबला या जितने भी इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मेम्ब्रेन वाले, उन सब में भी ट्रांसफर वेव ही स्टैब्लिश होती है जब उन्हें स्ट्राइक किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे पानी के ऊपर लहरें बनती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं मीडियम के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती है मीडियम के अंदर, सरफेस पर नहीं बनती है। यानी हवा, इस टाइम हमारे चारों तरफ हवा है, इसकी कोई सरफेस नहीं है, तो यहाँ जो साउंड चल रही है वो किस फॉर्म में चल रही है? साउंड का प्रोपेगेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में, बल्क मटेरियल के अंदर चलती है। पानी के अंदर अगर साउंड चलेगी तो किस वेव फॉर्म में चलेगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। पानी के ऊपर लहरों का बनना और पानी के अंदर साउंड का चलना दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपेगेशन है। पानी के ऊपर लहरों का बनना है ट्रांसवर्स वेव, और पानी के थ्रू साउंड का चलना लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड किसी भी मीडियम में चल सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों मीडियम में से साउंड की स्पीड गैसेस में सबसे कम है। इन जनरल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम की इलास्टिसिटी पर। और लॉन्गिट्यूड में भी हम स्पेशली किसकी बात करेंगे? साउंड की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास साउंड ही है लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में। तो साउंड की स्पीड किसी भी मीडियम में डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर इलास्टिसिटी और दूसरा फैक्टर है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में सॉलिड्स आर मोस्ट इलास्टिक, गैसेस आर लीस्ट इलास्टिक। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? सॉलिड्स आर मोस्ट इलास्टिक एंड गैसेस आर लीस्ट इलास्टिक। सॉलिड्स अपनी कॉन्फ़िगरेशन का, अपनी शेप का चेंज में बहुत तगड़ा अपोज करते हैं, जबकि गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल और एक्सटेंसिबल है। आप गैस को बड़े आराम के साथ कंप्रेस भी कर सकते हैं, उन्हें एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये अपने शेप या अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने का लीस्ट अपोज करते हैं। इसलिए गैसेस की इलास्टिसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। लिक्विड की इलास्टिसिटी भी काफी ज्यादा होती, गैसेस से काफी ज्यादा है, सॉलिड्स से थोड़ी सी कम है बस। सॉलिड्स की इलास्टिसिटी थोड़ी कम है, लेकिन गैसेस से बहुत ज्यादा कम, बहुत कम है। तो सिंपल सी बात है कि जब इलास्टिसिटी गैसेस की सबसे कम है, तो फिर इसमें वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी क्या है? सबसे कम होती है। कितना बड़ा डिफरेंस है? काफी बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशंस में एयर में साउंड की वेलोसिटी लगभग 350 मीटर पर सेकंड के बीच में है। लेकिन यही साउंड अगर लोहे के अंदर चलने लगे तो इसकी स्पीड 2200, 2300, 2400 मीटर पर सेकंड तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह। इतना बड़ा डिफरेंस है स्पीड ऑफ साउंड का सॉलिड्स में और गैसेस में। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के कंपैरिजन में गैसेस की इलास्टिसिटी बहुत कम है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था, ये रिलेशन दिया था न्यूटन ने। तो न्यूटन का एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू
speed of longitudinal wave in a medium is equals to E by rho. V equals E by rho स्क्वायर रूट. ये कहलाता न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम. ई सिंपली क्या है बताओ? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम. ठीक है. अब किसी भी ऑब्जर्वेशन के, किसी भी कैलकुलेशन के दो तरीके. आपको स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है आयरन के अंदर. आयरन में स्पीड ऑफ साउंड आपको कैलकुलेट करनी है. आसान तरीका है, एक आसान तरीका, रेल की पटरी पर बैठ जाइए. दो, हाँ ये सही कह रहे हैं कि रेल की पटरी पर अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो उस ट्रेन की भी आवाज सुनाई दे जाती है जो ट्रेन अभी सामने आती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एयर के थ्रू वो साउंड आने में टाइम लगता है. जबकि 6-7 गुनी स्पीड है आयरन में, तो आयरन के थ्रू वो साउंड बहुत जल्दी आ जाती है. जो ट्रेन अभी दिखाई भी नहीं दे रही आती हुई, उसकी भी आवाज सुनाई दे जाती है. तो ट्रेन की जो रेल्स हैं, पटरी हैं, उस पर आप एक सर्टेन डिस्टेंस पर बैठ जाइए, एक जगह साउंड प्रोड्यूस कीजिए, स्ट्राइक कर दीजिए उसे, देख लीजिए दूसरी तरफ कितनी देर में साउंड पहुंच रही है. किसी भी सूटेबल मेथड से ऑब्जर्व कर लीजिए टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ गई. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका न्यूटन वाला है कि आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता हो, आयरन की डेंसिटी पता हो, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज, और स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी आयरन में. अच्छा, दोनों मेथड में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है? कौन सा ज्यादा रिलायबल हो सकता है? एक तो आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की स्पीड ऑफ साउंड, एक आपने थ्योरेटिकली ऑब्जर्व करी जैसे कि न्यूटन ने बताया था. इसमें कौन सा मेथड ज्यादा रिलायबल हो सकता है? हमेशा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस. वहां मिस्टेक हो सकती है, जिसने वो फॉर्मूला दिया हो सकता है फॉर्मूला गलत बता दिया हो आपको. तो जब ये न्यूटन फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं किसी सॉलिड के लिए, किसी गैस लिक्विड के लिए, तो आपके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और जो थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है, दोनों से एक ही आंसर आता है, लगभग एक जैसा आंसर. एक्चुअली फॉर्मूले भी गलत नहीं होते, वो भी प्रैक्टिकली कुछ सोच समझ कर ही बनाए जाते हैं. सारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस करके ही कोई फॉर्मूला बनाया जाता है, वो भी गलत नहीं होते हैं. ठीक है. तो न्यूटन फॉर्मूला आपने अप्लाई किया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करने के लिए, और एक बार आपने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करी, किससे? प्रैक्टिकली. तो दोनों आंसर लगभग सेम आने चाहिए. आपने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करी प्रैक्टिकली आयरन के अंदर, और फिर आयरन की इलास्टिसिटी, आयरन की डेंसिटी से आपने फॉर्मूला लगाया न्यूटन फॉर्मूला, और फिर से फाइंड कर लिया. न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ longitudinal wave or speed of sound wave in a medium v equals square root e by rho meter per second, where e is the modulus of elasticity of medium and rho is the density of medium. When this equation is used to find speed of sound in solids and liquids, the results are almost same. The results are almost same with the speed
observed practically. In case of gases or air, the speed obtained by Newton's formula has a big difference with the practical value. जब साउंड एयर में से चली, गैस में से चली, तो साउंड का प्रोपेगेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन. ये साउंड एयर की लेयर से कंप्रेशन पर ये लेयर पास आ गई, रेरिफिकेशन पर दूर चली गई. जहां कंप्रेशन बना वहां प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जहां रेरिफिकेशन बना वहां प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज हो गई. और एक्चुअली वहां मैं वर्ड ये गलत यूज कर रहा हूं. इस मीडियम में, इस एयर में हर पॉइंट पर कभी कंप्रेशन बन रहा है, कभी रेरिफिकेशन बन रहा है. ये मैंने अपने सामने पेन पकड़ लिया, इस पेन की नोक पर कभी तो कंप्रेशन बना हुआ, कभी रेरिफिकेशन. एक ही पॉइंट पर बार बार कंप्रेशन और रेरिफिकेशन है. कंप्रेशन रेरिफिकेशन के बनने में प्रेशर का चेंज है, वॉल्यूम का चेंज है. क्या टेम्परेचर का भी चेंज है? क्या टेम्परेचर का भी चेंज फील हुआ आपको? नहीं. जब साउंड एयर से पास हुई तो टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं है. ऐसा नहीं है कि इसकी वॉल्यूम में बढ़ा दूं तो यहाँ पूरे हॉल में गर्म ही हो जाए. ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब साउंड प्रोपेगेट कर रही है तो कंप्रेशन रेरिफिकेशन बनने में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा. तो कंप्रेशन और रेरिफिकेशन पर प्रेशर का जो चेंज है, वॉल्यूम का प्रेशर का जो चेंज आया, ये आइसोथर्मल है या कुछ और है? कौन सा चेंज हो सकता है? टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो फिर जो भी चेंज है ये आइसोथर्मल चेंज है. मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है. टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है. ठीक है. अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस की इलास्टिसिटी कैसे हम फाइंड करते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इक्वल्स कांस्टेंट. सिंपल बॉयस लॉ. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर वॉल्यूम का जो भी चेंज होगा PV इक्वल्स कांस्टेंट. डिफरेंशिएट कर दूं मैं, dPV प्लस PdV इक्वल 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है. तो एक्चुअली ये क्या बन गया पूरा का पूरा? dP by dV by V equals what? Modulus of elasticity of gas. तो सिंपल से निकल कर आया, अच्छा ये कौन सा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो मैं इसको लिखूंगा EI. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स दिस मच. और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल आ रहा है? देखो, T के इक्वल आ रहा है. निगेटिव साइन हम ये छोड़ देते हैं, इससे तो सिर्फ ये है कि प्रेशर के साथ में वॉल्यूम डिक्रीज होगा. तो ये क्या बना आपके पास? ये बना आपका T. EI इक्वल्स T. तो स्पीड ऑफ साउंड
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस, कोई भी ले सकते हैं आप, V इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ EI बाय डेंसिटी, और EI इज इवेंचुअली इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब इसकी हम STP पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एट STP प्रेशर इक्वल्स होता है 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हैं, और डेंसिटी ऑफ एयर है 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वैल्यूज यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद निकल कर आती है ये 280 मीटर्स पर सेकेंड। यानी न्यूटन फॉर्मूला लगाया तो न्यूटन फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और गैस निकल कर आई 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकली कई तरीके हैं एयर में साउंड की स्पीड फाइंड करने के, कई सारे तरीके होते हैं। बहुत आसान तरीका, आप एयर में साउंड की स्पीड फाइंड कर सकते हो, दिवाली पर फाइंड कर सकते हो, या फाइंड कर सकते हो आप उस दिन जिस दिन बादलों में बिजली कड़क रही हो। आप अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच लेकर बैठ जाइए, जैसे आपको बिजली की चमक दिखाई दे आप अपनी स्टॉप वॉच चला दीजिए, जब उसकी आपको कड़क सुनाई दे, आवाज सुनाई दे, स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए। तो ये दोनों, ये टाइम हो गया, वो टाइम, ठीक है। मगर नहीं, इसमें हमें बादल की डिस्टेंस भी चाहिए, वो फिर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन में लेनी पड़ेगी। इस तरह के कई तरीके हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जब हमने फाइंड किया तो प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आई STP पर कितनी आई थी? 332 मीटर पर सेकेंड। ये आई न्यूटन फॉर्मूले से, ये आई प्रैक्टिकली। अगर ये दोनों लगभग लगभग बराबर होती तब तो हम ये कह देते कि न्यूटन का ये फॉर्मूला ठीक है। लेकिन 280 मीटर पर सेकेंड फॉर्मूले से और प्रैक्टिकली 332 मीटर, दिस इज मोर रिलायबल। एक बार, दो बार, 10 बार प्रैक्टिकल करा, यही आ रहा था, तो इसका मतलब न्यूटन फॉर्मूला गलत है। जबकि यही फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये करेक्ट होता है, लेकिन गैसेस के लिए ये फॉर्मूला फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ?